तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आज संडे का दिन और वक्त है फॉलो अप का। फॉलो अप यानी वो कहानियाँ जिसके ऊपर धूल की परतें चढ़ गई हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश इस शो के जरिए। आज की कहानी की शुरुआत एक तस्वीर के साथ करते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ऊपर एक छोटा सा बक्सा है, लाइट जल रही है, कुछ नंबर आ रहे हैं, लाल लाल बत्ती, और उसके नीचे एक और बक्सा है, ये थोड़ा बड़ा सा है। और ये जो बड़ा बक्सा है ये एक फ्रिज है, और ये फ्रिज इस वक्त एक अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस के एक कमरे में रखा हुआ है। और ये जो फ्रिज है ये आज से नहीं बल्कि पिछले करीब 34 महीनों से रखा हुआ है। अब 34 महीने से एक फ्रिज में एक लाश भी क्या कहें, कंकाल क्यों है? इसको देखकर थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगता है कि एक ऐसा मशीन, एक डब्बा, एक फ्रिज, और उसके अंदर कोई इंसान पड़ा हुआ है। सोच कर ही अजीब लगता है इसको देखकर, अगर आप इस गहराई में सोचना शुरू करें तो ये तो फ्रिज की तस्वीर है। अब जरा आप इस लड़की की तस्वीर भी देख लीजिए। इसका नाम है रीटा। रीटा उत्तर प्रदेश के इटावा के जसवंत नगर इलाके की रहने वाली एक गांव की लड़की है। अब ये तस्वीर और ये फ्रिज, इन दोनों की कहानी को समझने के लिए हमें 34 महीने पहले सितंबर 2020 में जाना पड़ेगा। बात 19 सितंबर 2020 की है। रीटा अपने घर से बाहर निकली और कुछ देर के बाद उसे लौट आना था। शाम तक लौटी नहीं, घर वाले उसे ढूंढते हैं, वो मिलती नहीं। इसके बाद वो जाकर पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। साथ में एक लड़के का नाम लिखाते हैं, उसका नाम है राम कुमार, कि शायद उनकी बेटी की गुमशुदगी के पीछे राम कुमार का हाथ है। अब पुलिस इस वक्त रिपोर्ट लिख लेती है, अपना काम कर रही होती है। करीब हफ्ता बीत जाता है। हफ्ता बीतने के बाद एक रोज़ जहाँ रीटा रहा करती थी उससे कुछ दूरी पर एक खेत के किनारे एक कंकाल मिलता है। अब वो कंकाल ऐसा था जिसको देखकर ये साफ लग रहा था कि किसी की लाश है और उस लाश को पूरी तरह से जला दी गई है, या तो किसी केमिकल के ज़रिए या फिर आग के ज़रिए। लेकिन लाश अगर कुछ दिन पुरानी भी होती और साबुत होती तो सड़ी गली होती, लेकिन वहाँ सिर्फ ऐसे ही कंकाल था। पीछे शिकारपुरी ने जो रखा हुआ है बस ऐसे ही समझ लीजिए आप, साबुत। और उसको देखकर वहाँ पे कुछ निशान भी थे जिससे लग रहा था कोई केमिकल या आग के ज़रिए जलाया गया। अब कंकाल से तो आप शिनाख्त कर नहीं पाएंगे कि ये किसका है या किसकी है, ये भी पता करना बड़ा मुश्किल है इस देख कर। जैसे इस कंकाल को देख कर बताया नहीं जा सकता कि ये मेल है कि फीमेल है। तो वही उलझन पुलिस के सामने थी। पुलिस ने खैर खबर मिली, कंकाल को उठाया। अब इत्तेफाक से उसी कंकाल के पास कुछ चप्पल मिले, वो लेडीज सैंडल था, और कपड़े कुछ थोड़े से वो मिला। अब पुलिस ने उसको जब देखा तो एक अंदाज़ा हुआ कि ये किसी लड़की की, मतलब लड़की का कंकाल है। थोड़ी देर में ये पूरे गांव में बात फैल गई कि भाई गांव में एक खेत में कंकाल मिला है, किधर रीटा गायब है। उसकी माँ रिपोर्ट लिखा चुकी है, हर दिन माँ बाप इधर उधर ढूंढ रहे हैं। बात उनके कानों तक भी पहुंची, वो भी बदहवास भाग कर वहाँ आए डरते हुए कि कहीं ऐसा कुछ ना हो कि उनकी बेटी की ही ये कंकाल निकल आए। वहाँ पहुँचते हैं, कंकाल देखकर तो कुछ समझ में आता नहीं है। तभी पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे। उन्होंने बताया कंकाल के पास ये सामान बरामद हुआ। जैसे ही वो सामान देखते हैं माँ बाप बदहवास चीखने लगते हैं, रोने लगते हैं। असल में रीटा के माँ बाप पहचान चुके थे कि ये जो कपड़े और सैंडल है वो रीटा का है। अब वो बेसाख्ता रो रहे हैं, जवान बेटी की मौत, और वो भी इस तरीके से कि एक रीटा को कंकाल बना दिया गया। अब पुलिस वाले उस कंकाल को कब्जे में लेते हैं और उसके बाद इटावा के ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संयुक्त चिकित्सालय हॉस्पिटल के मॉर्चरी में पहुंचा दिया जाता है। मॉर्चरी में पहुंचाने के बाद अब उसका पोस्टमार्टम होता है। अब
ये सारी चीज़ें हो गई कि एक लड़की गायब है, उसकी मिसिंग रिपोर्ट है, लड़की के घर वाले उसके कपड़े और उसके चप्पल से उसे पहचान लेते हैं, जो भी उसका सामान पड़ा हुआ था पास में। लेकिन पुलिस वाले तैयार नहीं हैं उनकी बात को मानने के लिए। यहाँ पे पुलिस भी अपनी जगह सही है कि भाई एक कंकाल है, सिर्फ सैंडल और कुछ चीज़ों से हम दे तो नहीं सकते। कई बार ऐसे केस होता है कि लोग झूठी लाश को अपनी लाश बनाकर अपने जानने वालों के ले जाते हैं, तो क्या पता है इसके पीछे भी माँ बाप की कोई साजिश हो। यहाँ तक पुलिस की सोच बहुत अच्छी थी। तो पुलिस उस लाश का पोस्टमार्टम करवाने, कंकाल का करवाने के बाद उसको उसी पोस्टमार्टम हाउस के कमरे में, जहाँ पर इसको सहेज कर रखने का इंतज़ाम था, एक फ्रिज में उस कंकाल को डाल देती है। अब फ्रिज के अंदर कंकाल है, उसका पुलिस रीटा के घर वालों से कहती है हम तफ्तीश करेंगे, इसके बाद ही आपको जो बची खुची चीज़ें हैं, कंकाल है, हम उसको आपको अंतिम संस्कार के लिए सौंप देंगे। माँ बाप को भी लगता है कानूनी चीज़ें हैं, वो भी सब्र कर लेते हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है, हफ्ता बीता, महीना बीता, महीने बीते, लेकिन वो कंकाल फ्रिज के अंदर है और माँ बाप बाहर लगातार पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं भाई ऐसे कैसे दे दूँ, साबित जब तक नहीं होगा कि मरने वाली रीटा है, तुम्हारी बेटी है। अब माँ बाप कह रहे हैं भाई जो भी आपका तरीका है पता कर लो कि कैसे पता चले कि ये हमारी बेटी है या नहीं है। कुछ जांच जो भी आप बता रहे हो, जैसे डीएनए बोल रहे हो, तो आप डीएनए करा लो, हमारा सैंपल ले लो। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है लेंगे, और भी काम है। सितंबर 2020 में ये कंकाल मिला था, 19 सितंबर को, बल्कि 19 सितंबर को गायब हुई थी और 24 सितंबर 2020 को कंकाल मिला। उसका पूरा 20 बीत गया, पूरा 21 बीत गया, अब 2022 आ गया, लगभग 2 साल। रीटा बनी कंकाल फ्रिज के अंदर है। माँ बाप बाहर पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, कम से कम हमें वो कंकाल दे दो ताकि उसका अंतिम संस्कार करके हम लोगों को भी सुकून मिले और उसकी आत्मा को भी शांति मिले। लेकिन इस सुकून और शांति के बीच में पुलिस और कानून, पुलिस वालों ने कहा कि ऐसे कैसे दे दें। उन्होंने कहा भैया कितना और वक्त लोगे, तो 2 साल हो गए। तब पुलिस को लगा कि हाँ ज़रूरत से ज़्यादा वक्त हो गया है, चलो अब डीएनए कराते हैं। 2 साल के बाद सोचिए, एक फ्रिज के अंदर एक कंकाल पड़ा हुआ है और पुलिस के पास वक्त नहीं है कि उसका डीएनए कराएं। और करना क्या था, कंकाल आपके पास से एक जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनसे उसका सैंपल लेना है। और दूसरा, चूँकि माँ बाप उसके दावा कर रहे हैं कि ये उनकी बेटी का कंकाल है, तो उनमें से किसी एक का सैंपल ले लो, माँ का ले लो या बाप का ले लो, और इसको भेज दो लैब में। और लैब भी ऐसा नहीं है कि बहुत वो है, हैदराबाद में बेस्ट है। तो 2 साल बाद जब बहुत दबाव पड़ा, माँ बाप ने अपने बेटी की लाश के लिए, सोचिए आप, नेताओं और बाकी से सिफारिश करनी पड़ी। तब पुलिस वालों को थोड़ा सा लगा, थोड़ी दया आई और उनका पत्थर दिल पिघला। उन्होंने कहा चलो अब डीएनए कराते हैं। 2022 में पुलिस वालों ने रीटा की माँ का सैंपल लिया, कंकाल के कुछ सैंपल लिए और दोनों को इकट्ठा कर भेज दिया, पहले लखनऊ और फिर हैदराबाद भेज दिया। अब उसके बाद वो भी नहीं कर रहे उसको फॉलो, जैसे हम फॉलो अप कर रहे हैं कि यार कब आए, रिपोर्ट आए ना आए। अब उधर बेचारे माँ बाप, उन्हें बताया गया था कि महीना भर तो लग जाता है। महीना बीत गया, वो आए, हर रोज़ की आ जाएगा, कल आएगा, बता देंगे। अब उधर उनकी धड़कनें भी बढ़ी हुई, उनके अंदर एक ये भी है कि वो सैंडल गलत हो जाए, वो चप्पल, जो बाकी सबूत हैं वो गलत हो जाए और मेरी बेटी जिंदा हो, ये कंकाल मेरी बेटी का ना हो, ये भी दुआ कर रहे हैं। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर वही है तो क्यों इसको फ्रिज में बंद किए हुए, वैसे ही उसके साथ न जाने क्या क्या हुआ, और ऊपर से मेरी बच्ची जो है एक फ्रिज में बंद है। तो वो जाते और बैरंग लौट आते हैं, रिपोर्ट आती नहीं। इधर माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, दिल मानता नहीं है, वो पुलिस के चक्कर काटते, फिर उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल जाते, उस मुर्दा घर के उस कमरे में जहाँ उनकी बेटी एक फ्रिज में बंद थी। वो कमरे के बाहर जाते, फ्रिज को निहारते, रोते, खुद को दिलासा देते, लौट आते। कहना बड़ा आसान लग रहा है मुझे, लेकिन सोचिए कि जो माँ बाप न मालूम कितने चक्कर काटे होंगे, उस फ्रिज को देखकर उन पर क्या बीतती होगी। ये सिलसिला चलता रहा। आखिरकार कुछ महीने बाद पुलिस वालों ने फिर, कुछ उनमें भी अच्छे लोग होते हैं, कहा कि यार पता कर दो।
तो रिपोर्ट आई, कमाल की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में ये था कि हम बता नहीं सकते, डीएनए के ये सैंपल की रिपोर्ट है और रिकॉर्ड पर है, हम बता नहीं सकते कि ये जो सैंपल आपने भेजा है रीटा की माँ की और ये जो कंकाल का आपने भेजा है, ये सच में उसकी बेटी है या वो उसकी माँ है कि नहीं, इसलिए कि सैंपल ठीक से कलेक्ट नहीं किया गया और सैंपल उस हिसाब से नहीं भेजा गया जिसकी जांच कर हम ऑथेंटिक तरीके से बता सके। मतलब कमाल देखिए, 2 साल बाद याद भी आया तो सैंपल इस तरीके से भेजा गया जो किसी काम का ही नहीं था, लेकिन सरकारी काम था, आने जाने में बड़ा वक्त लगा, लेकिन रिपोर्ट 0, 0, पता ही नहीं चला, इनकन्क्लूसिव। अब इधर माँ बाप आए तो पता चला, रिपोर्ट आ गई, धड़कते दिल के साथ थाने में पहुंचे, लेकिन उन्हें बताया गया कि नहीं, क्लियर नहीं हो रहा है कि तुम्हारी बेटी है, इसलिए हम कंकाल नहीं देंगे, वो फ्रिज में ही पड़ा रहेगा। फिर लौटा दिया। फिर साथ में उन्होंने आश्वासन दिया, कोई बात नहीं, हम दूसरी बार सैंपल भेजेंगे, तुम फिक्र मत करो। वो भी वक्त बीतता गया। पहली बार भेजा था जो रिपोर्ट, तो उस रिपोर्ट की जो रिपोर्ट आई थी उसकी तारीख थी 26 मार्च 2022, 26 मार्च 2022 को रिपोर्ट आई थी कि ये सैंपल ठीक से नहीं भेजा आपने, इसलिए हम बता नहीं सकते कि ये सही मानों में रीटा की वो माँ है। फिर दोबारा रिपोर्ट भेजा गया अगस्त 2022 में। अब अगस्त 2022 को फिर से सैंपल लिया गया और ये याद रखें कि रिपोर्ट में है कि ढंग से आपने सैंपल नहीं भेजा, इसलिए रिपोर्ट पुख्ता नहीं है। अब उस ढंग से ना भेजने के बाद आपको तो एहतियात बरतना पड़ेगा, पर एहतियात ये बरती कि इस बार भी क्या ढंग से लिया। अगस्त 2022 में फिर से माँ का सैंपल लिया गया, कंकाल का सैंपल लिया गया और उसके बाद लखनऊ आया, हैदराबाद भेज दिया गया डीएनए टेस्ट के लिए। डीएनए टेस्ट के बाद 2022 के एंड में दूसरी बार रिपोर्ट आई, सेम पहले वाली रिपोर्ट, कि हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि इस कंकाल का और जिस लेडी का आपने सैंपल भेजा उनमें आपस में कोई रिश्ता है, क्योंकि सैंपल ढंग से नहीं लिया गया, इसलिए रिपोर्ट ऑथेंटिक नहीं आई। 2 डीएनए सैंपल भेजे गए और दोनों, या तो ये होता है कि मैच नहीं किया, तो बड़ा सिंपल है, मैच नहीं करता, हो जाता कि वो लड़की कोई और थी, लेकिन यहाँ यह है ही नहीं रिपोर्ट में कि मैच नहीं किया। यहाँ रिपोर्ट में यह है कि आपने सैंपल ही ढंग से नहीं भेजा, आपको सैंपल भेजने की तमीज़ ही नहीं है, अगर साफ शब्दों में कहें। अब दूसरी बार भी ये रिपोर्ट आई, माँ बाप धड़कते दिलों के साथ फिर दूसरे रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और उन्हें फिर ये खबर मिली कि नहीं, इसका हश्र भी वही हुआ जो पहले डीएनए सैंपल की रिपोर्ट थी, इनकन्क्लूसिव। उम्मीदें टूटी। अब इधर पुलिस वालों ने भी कहा यार पता नहीं सैंपल मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, हटाओ छोड़ो क्या करना। इधर थाने में पुलिस वाले भी अदला बदली तो होती रहती है। अब वक्त बीतने लगा, भूल गए, माँ बाप से कहा ठीक है करते हैं, लेकिन अब तीसरी बार सैंपल ही नहीं भेज रहे हैं। इधर उस माँ बाप पे क्या बीत रही है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब भी उसकी बेटी उस अस्पताल के किसी फ्रिज में पड़ी हुई है, वो हर बार जाते हैं, फ्रिज को निहारते हैं और लौट आते हैं, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि उस फ्रिज में बंद उस कंकाल का सच में उनसे रिश्ता है कि नहीं है। दूसरी तरफ ये भी है कि अगर है तो क्या अंतिम संस्कार कब करें। ये सारी चीज़ें, और दूसरा ये कि एक इंसान एक तरह से कंकाल ही हो, अपना है, फ्रिज में बंद है, तो देखकर भी अजीब लगता है। वक्त बीतता गया, 2 डीएनए सैंपल फेल हो गए, पुलिस वाले अब कुछ कर नहीं रहे हैं, उन्हें अपनी नाकामी का एहसास हो चुका था। तो अब थाने के चक्कर काट कर रीटा के माँ बाप थक गए। फिर उन्हें किसी ने आइडिया दिया कि कब तक तुम अपने आंसू बहाती रहोगी, कब तक जाकर फ्रिज को निहारती रहोगी, कितनी बार तुम, अब तक सैकड़ों बार तो थाने के चक्कर काट चुकी, तुम अदालत जाओ, कोर्ट से शायद तुम्हें इंसाफ मिले। उन्होंने कहा ठीक है। एक वकील किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर वकील ने माँ बाप की तरफ से कहा कि इनकी एक बेटी है जिसको गायब हुए 3 साल लगभग हो गए हैं, अब भी वो एक कंकाल की शक्ल में एक अस्पताल के मुर्दा घर के एक फ्रिज में कैद है और उस कंकाल को कैद से रिहाई नहीं मिल रही है, तो माँ बाप रिहाई दिलवाई है।
अगर इसमें कुछ खर्चा होता, पुलिस वाले कहते हैं कि हम 2 बार भेज चुके हैं, अब कितनी बार डीएनए के लिए भेजेंगे, उसमें खर्चा भी आता है, तो हमारे पास सरकारी इतना बजट नहीं है कि हम बार एक ही केस में पैसे खर्च करते रहें। तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार, अगर पुलिस, अगर कानून के पास पैसे नहीं हैं, तो इस यकीन को हासिल करने के लिए कि वाकई उस फ्रिज में लेटी या फ्रिज में कैद वो कंकाल इनकी बेटी है, ये माँ बाप खुद अपनी जेब से पैसे देने को तैयार हैं। जो भी खर्चा आएगा उस डीएनए के सैंपल को भेजने में, उसकी रिपोर्ट को बनाने में, हम अपनी जेब से देंगे। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जो इसकी सुनवाई कर रहे थे, जब उन्होंने ये सुना कि माँ बाप देने को तैयार है, जज साहब को यकीन नहीं हुआ। वो भी इमोशनल होकर कहे कि क्या ज़माना आ गया, बताओ। मतलब एक फ्रिज में एक कंकाल पड़ा हुआ है, 3 साल हो गए, और माँ बाप हर रोज़ इस उम्मीद में उठते हैं और फिर सोते हैं कि वो कौन है, अपनी है बेटी या नहीं है। कम से कम फैसला तो हो जाए। बेटी तो एक बार मरी, उसके माँ बाप 3 साल में हर दिन मर रहे हैं। अदालत को बड़ा गुस्सा है और अदालत ने फ़ौरन अपना हुक्म सुनाया कि इस कंकाल के सैंपल को फ़ौरन कलेक्ट करो, माँ बाप का जो भी, जिसका भी सैंपल लेना है वो लो, और इस बार हमें सैंपल ढंग से भेजकर और इसकी आप बताओ कि ये कंकाल किसका है, और फिर अदालत को भी इन्फॉर्म करो। अब जब हाई कोर्ट से फटकार पड़ी तो फिर पुलिस की क्या मजाल। फ़ौरन अब नई टीम बुलाया गया, कहा भाई ढंग से सैंपल ले लो, 2 बार हो चुका, आपकी तो अदालत भी सर पे है। इसके बाद अब उस सैंपल को तीसरी बार, शायद इस देश के इतिहास में पहली बार है कि तीसरी बार डीएनए की जांच होने जा रही है। सैंपल लिए गए फिर से माँ के, फिर से कंकाल के, और उसके बाद सैंपल भेजा गया फिर से हैदराबाद के लैब। हैदराबाद के लैब में सैंपल गया। कुछ वक्त पहले ही अब उसकी तीसरी रिपोर्ट आई। तीसरी रिपोर्ट ये थी कि 34 महीने से जो कंकाल इटावा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संयुक्त चिकित्सालय के मुर्दा घर के कमरे में एक फ्रिज में कैद है, वो कोई और नहीं बल्कि रीटा ही है। रीटा वही जो 19 सितंबर 2020 को गायब हुई थी। अब जब ये रिपोर्ट आई, शक की सारी गुंजाइश खत्म। पुलिस ने फ़ौरन माँ बाप को बुलाया, पुलिस के होश भी उड़े। माँ बाप को जब रिपोर्ट दिखाई तो माँ बाप को समझ में नहीं आया कि वो रोएं या खुश हों, क्योंकि अब तक एक आस थी कि शायद फ्रिज में वो कंकाल पराया निकले। वो आस टूट गई, और शायद थोड़े से खुशी के लम्हे भी थे कि चलो, जो 34 महीने की कश्मकश थी कि वो बेटी है कि नहीं है, और वो यहीं क्यों पड़ी हुई है, एक मुर्दा को उसका आखिरी अंतिम संस्कार मिलना चाहिए, वो हक उससे क्यों छीना जा रहा है। 34 महीने बाद कम से कम ये हक तो उन्हें मिला। इसके बाद उस फ्रिज को खोला गया। 34 महीने के बाद एक कंकाल कैद से आज़ाद हुआ। पुलिस की निगरानी में उस कंकाल को समेटकर रीटा के माँ बाप के साथ मौजूदगी में उन्हीं के गांव के खेत में ले जाया गया। उस खेत में एक गड्ढा किया गया और पूरे रीति रिवाज के साथ उन हड्डियों को दफना दिया गया। 34 महीने के बाद कंकाल को तो आज़ादी मिल गई, लेकिन एक सवाल अब भी कैद था, और वो ये कि आखिर ये रीटा ही थी जो कि डीएनए ने साफ कर दिया, तो फिर रीटा का कातिल कौन था और रीटा को मारा क्यों। अब पुलिस को अपनी कमियों का भी एहसास होने लगा कि जब 19 सितंबर को रीटा गायब हुई थी तो 20 तारीख को ही, अगले दिन, रीटा के माँ बाप ने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट के साथ साथ एक नाम लिखाया था, राम कुमार। उन्होंने कहा था मेरी बेटी की गुमशुदगी के पीछे वही शख्स है, लेकिन पुलिस को इधर यही था कि रीटा कहीं गई है, आ जाएगी। एक हफ्ते बाद कंकाल मिला तो यही पता नहीं कि कंकाल किसका है। तो जब उसे कंकाल की सच्चाई नहीं पता थी पुलिस को, तो फिर रीटा के माँ बाप की इस सच्चाई को कहाँ कुरेदने का वक्त था उनके पास, टाल दिया। कभी राम कुमार को पूछा तक नहीं, बुलाया तक नहीं। अब 34 महीने बाद सच्चाई आ गई, तो अब तो यह है कि रीटा का कत्ल हुआ है। कत्ल हुआ है तो कातिल कौन। अब पुलिस को उस पुरानी 34 महीने पुरानी उस मिसिंग रिपोर्ट की याद आई, नाम लिया, फिर माँ बाप से पूछा कौन है राम कुमार।
तो पता चला राम कुमार उसी गांव का एक लड़का था जिसके साथ रीटा की दोस्ती थी, दोनों प्यार करते थे, लेकिन दोनों की जातियां अलग थी। राम कुमार के घर वाले इसके लिए तैयार नहीं थे और फिर एक रोज़ इसी वजह से रीटा की जान ले ली गई। अब इस जान लेने में राम कुमार अकेला था या उसका पूरा परिवार, या उसके पूरे परिवार ने रीटा को मारा, या सिर्फ राम कुमार ने, ये अब तफ्तीश का इसलिए विषय हो गया है क्योंकि तब से उसके बाद राम कुमार के परिवार ने, जब रीटा गायब हुई, कंकाल मिला, गांव छोड़ दिया था कहीं और चले गए। जब 34 महीने बाद पुलिस ने राम कुमार को ढूंढना शुरू किया, राम कुमार के परिवार तक भी ये बात पहुंची और आखिरकार अपने आप राम कुमार ने कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। अब राम कुमार बताएगा कि 19 सितंबर 2020 को क्या हुआ था, लेकिन कहानी राम कुमार के बताने के बाद ख़त्म नहीं हो जाती। ये कहानी अपने साथ बहुत सारे सवाल छोड़ती है, पुलिस के लिए भी, सिस्टम के लिए भी, जुडिशरी के लिए भी, डॉक्टरों के लिए भी, और हमारी नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए भी। तो दो बार सैंपल लेना पड़ा और सैंपल गलत लेना पड़ा, और उसकी वजह से तीसरी बार डीएनए का सैंपल लिया और तब कहीं जाकर कैद में ये कंकाल, उसको इंसाफ मिला, उसका अंतिम संस्कार हो पाया। लेकिन ये वो डीएनए ही है जिसने इस देश की बहुत सारी उलझी हुई क्राइम मिस्ट्री को सुलझाया है। ऐसे कुछ केसों पर अगर नज़र डालें तो 1991 राजीव गांधी असैसिनेशन केस जो श्रीपेरुम्बदूर में हुआ था, और एक ज़बरदस्त धमाका ह्यूमन बॉम्ब, और उसमें कई लाशें तो ऐसी थी जो पहचानने के भी मतलब हालत में नहीं थी, और उस वक्त फिर डीएनए फिंगरप्रिंट्स का सहारा लिया गया था और उसी के ज़रिए पता चला कि कौन बॉम्बर था और बाकी जो मरने वाले लोग थे उनमें कौन कौन, और इवन धनु के बारे में भी उसी डीएनए फिंगरप्रिंट से पता चला था। 1995 दिल्ली का मशहूर तंदूर कांड, इस तंदूर केस में भी नैना साहनी जो सुशील शर्मा की वाइफ, उसके मर्डर के बाद उसको तंदूर में डाला गया और फिर डीएनए और फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए ही नैना साहनी की पहचान हुई, जिसके बाद सुशील शर्मा को 25-26 साल जेल में रहना पड़ा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की असैसिनेशन केस 1995, जब सेक्रेटरिएट के बाहर एक ज़बरदस्त धमाका हुआ था और उस वक्त पंजाब के डीजीपी केपीएस गिल थे, और उन्होंने ये कहा था कि ये इसके पीछे जो ह्यूमन बॉम्ब का हाथ है इस हमले के, और फिर वहाँ पर जो डीएनए और फिंगरप्रिंट्स तमाम विक्टिम्स के लिए गए, तो उनमें से एक का जो मैच किया था वो एक बब्बर खालसा ग्रुप से था जिसका नाम था दिलावर सिंह, तो वो डीएनए फिंगरप्रिंट से ही संभव हो पाया था। इसके अलावा 1996 प्रियदर्शनी मट्टू केस, एक आईपीएस का बेटा जिसने एक प्रियदर्शनी नाम की लड़की दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट, उसका रेप किया था, और ये केस उस वक्त मीडिया में काफ़ी सुर्खियों में था। संतोष कुमार सिंह आरोपी, लेकिन उस वक्त पुख्ता सबूत और बाकी कोई विटनेस की न थे, इसलिए लोअर कोर्ट ने 1999 में संतोष कुमार को जब बरी कर दिया तो हंगामा मच गया था कि ये क्या है। लेकिन फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ डीएनए के रिपोर्ट के आधार पर संतोष को सज़ा सुनाई। तो एक कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन दूसरे कोर्ट ने डीएनए को सामने रखकर सज़ा सुना दी। 2009 एक्टर शाइनी आहूजा रेप केस, अपनी ही मेट का रेप करने का इल्ज़ाम लगा था, और उस रेप के बाद पुलिस ने फिर जो मेट थी उसका वेजाना का सैंपल लिया, और जिसके बाद डीएनए सैंपल के थ्रू ये पुख्ता हुआ कि शाइनी आहूजा ने ही रेप किया था, और फिर उनको सज़ा हुई। 2012 निर्भया केस कौन भूल सकता है दिल्ली का। उस निर्भया केस में भी जिस तरीके से निर्भया के साथ जो कुछ हुआ, दिल्ली पुलिस ने बाकायदा तमाम आरोपियों का डीएनए कराया था ताकि कोर्ट से उन्हें कोई राहत न मिले, और उस डीएनए में हर एक का सैंपल मैच किया था निर्भया के साथ, और सभी गुनहगार अपने अंजाम तक पहुँचे। 4 को फांसी की सज़ा दी गई, फांसी पे टांग भी दिए गए, एक ने सुसाइड कर लिया था, एक जुवेनाइल था, बच्चा था, इसीलिए वो बच गया। 2013 एक हैदराबाद में ब्लास्ट का केस था, उसमें पुख्ता जानकारी मिली थी एजेंसी को कि एक घर में जहाँ पे बॉम्ब बनाया गया वहीं सारे टेररिस्ट थे, लेकिन जब एजेंसी के लोग पहुँचे तो घर खाली था, लेकिन उन्होंने वहाँ से कुछ डीएनए सैंपल कलेक्ट किए, और बाद में कुछ आरोपी जो पकड़े गए उनसे मैच किया तो पता चला वहाँ उनकी मौजूदगी थी, तो वो केस भी डीएनए ने सुलझाया। अभी लेटेस्ट जो कहानी मैंने आपको अभी
इसी हफ्ते या पिछले हफ्ते सुनाई, बेंगलुरु की 1998 की कहानी, जिसमें 1 महीने बाद एक महिला की बॉडी मिलती है और कैसे उस वक्त बेंगलुरु और पुलिस, कोर्ट, अदालत, जज सबके लिए डीएनए शब्द ही नहीं था, लेकिन उस डीएनए की वजह से कैसे आरोपियों को सज़ा मिली। तो डीएनए अगर इतना कारगर है तो डीएनए का सैंपल कैसे लिया जाए और डीएनए का इस्तेमाल कैसे किया जाए, पुलिस वालों को ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत है, और ऐसा करते हुए वो गलती ना करें, ये पुख्ता होना चाहिए। तो फॉलो अप में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल यानी मंडे को किसी नई कहानी के साथ, लेकिन फॉलो अप के अगले एपिसोड में अब मुलाकात होगी अगले संडे रात 9 बजे। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।